नोबल गैसेस का फर्स्ट कंपाउंड है Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव. We have one question: on what basis Neil Bartlett synthesized the first known compound of noble gases? जरा आंसर करिए. किस बेस पर नील बर्टलेट ने नोबल गैसेस का फर्स्ट नोन कंपाउंड बनाया था, वो बताएं आप. What inspired Neil Bartlett for carrying out reaction between xenon and PtF6? What was the base to synthesize first compound of noble gases? Ananya. सर उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी. Very good. O2 एंड Xe की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज थी वो लगभग सेम थी, आइडेंटिकल थी. इसीलिए जो नोबल गैसेस हैं और नील बर्टलेट ने जिनॉन के बारे में सोचा कि इसको भी कंपाउंड बनाना चाहिए जब डाई ऑक्सीजन बना सकता है PtF6 के साथ. और इसी बेसिस पर नील बर्टलेट ने ट्राई किया जिनॉन और PtF6 की रिएक्शन और इनको सक्सेस मिली. तो व्हाट इंस्पायर्ड नील बर्टलेट? सिमिलर ionization enthalpies of Xe and O2 inspired Neil Bartlett for carrying out reaction between Xe and PtF6 negative. पहले मैं 18 ग्रुप को रिवाइज करा रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा. सूर्यांश. सूर्यांश. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर मैं ये कह रहा था सर, थोड़ा टाइम चेंज हो सकता है क्या? क्या हुआ बताएं. सर वो यस 8 सर, से 9 मुझे भी करवाना था. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस. Yes, due to the presence of weak van der Waals forces, the boiling and melting points of noble gases are very low. Very good. इशिका, आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जरा. Why do noble gases have comparatively large atomic sizes? मीनिंग ये है कि जो 17 ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके मुकाबले में जो सेम पीरियड का 18 ग्रुप का मेंबर है उसका साइज बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? Why do noble gases have comparatively large atomic sizes? इशिका. सूर्यांश आप बताइए. सूर्यांश. सर बताऊं? बताइए. यस. सर क्योंकि इनके वंडरवॉल रेडियाई मेजर करते हैं. Very good. In case of noble gases, we can only measure van der Waals radii, and by definition, van der Waals radii will always be greater than the covalent radii. That's why noble gases have comparatively large atomic sizes, right? आज इशिता ने ज्वाइन किया है. इशिता, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया होगा और थोड़ा पेशेंस आप रखेंगे. लगभग ये चैप्टर कल तक जहाँ तक है फिनिश हो जाएगा, तो थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा. नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आपको शुरू से बात समझ में आएगी, राइट? लगभग ये एंड पर ही है ये चैप्टर आपका, ठीक है? मैंने कल इनको 18 ग्रुप पढ़ाया था, उसका रिवीजन कम मैं सुन रहा हूँ इनसे थोड़ा सा. आकांक्षा.
आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ठीक है, आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाउ आर xenon fluorides XeF2, XeF4 एंड XeF6 obtained? इन तीनों को कैसे बनाएंगे? Xenon in excess Xe plus F2 gives XeF2. ठीक है, इसमें मैंने आपको याद करने के लिए बोला था 685 और 1760, ऐसा मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। अगर आप जिनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शन 673 पर कराते हैं और 1 बार प्रेशर पर कराएंगे तो XeF2 बनेगा। और अगर आप XeF2 की रिएक्शन 873 पर कराएंगे 7 बार प्रेशर पर तो XeF4 बनेगा। और अगर आप XeF2 की रिएक्शन 573 केल्विन और 60 to 70 बार प्रेशर पर कराएंगे तो आपको XeF6 बनेगा। ये रेशो वगैरह याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो लेकिन ये रिएक्शन कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? और रेशो भी लिखना ही है, अगर नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, मार्क्स डिडक्ट नहीं करते अगर आपकी रिएक्शन कंडीशन सही लिख पाते हैं तो सब बच्चे याद रखेंगे। XeF2 when combined at 673 and 1 bar pressure form XeF2, 8 at 873 Kelvin and 7 bar pressure form XeF4, and at 573 Kelvin and in between 60 to 70 bar forms XeF6. अनन्या, आप ये बताइए, अगर हम XeF2 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं? If XeF2 is hydrolyzed, how many products are formed? Sir, 3. 3 बनेंगे। और अगर XeF4 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो कितने बनेंगे? XeF4 कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, बिल्कुल ठीक बताया। जरा ये भी बता दो अनन्या, अगर XeF6 की रिएक्शन 3 वाटर मॉलिक्यूल से की तो जो प्रोडक्ट है उसमें कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? अगर XeF6 की रिएक्शन 3 वाटर मॉलिक्यूल से की तो प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 3 प्रोडक्ट्स। Sir, 3. हाँ, 3 मिलेंगे। और अगर XeF6 की रिएक्शन 2 वाटर मॉलिक्यूल से की तो प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? 2। और अगर XeF6 की रिएक्शन 1 वाटर मॉलिक्यूल से की तो प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनेगा। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, XeF2 on hydrolysis form 3 compounds, Xe, HF and O2. XeF4 on hydrolysis forms 4 compounds, Xe, HF and O2 तो वही हैं जो XeF2 में बने थे, एक और बन गया XeO3। इसी तरह से अगर आप XeF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल से करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा जिनॉन का, उसमें जो ऑक्सीजन उसके साथ होगी उसके 3 एटम्स होंगे XeO3, और HF हर रिएक्शन में बनेगा ही बनेगा। इसी तरह से अगर आप XeF6 की रिएक्शन 1 वाटर मॉलिक्यूल से करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा जिनॉन का वो 1 ऑक्सीजन रखेगा XeOF4। और अगर XeF6 की रिएक्शन हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल से की तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने ऑक्सीजन होंगे? 2 होंगे XeO2F2। इनमें से कोई भी रिएक्शन जो आपने हाइड्रोलिसिस की पढ़ी है वो रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिनॉन का लेफ्ट में है वही राइट में है, जो F का ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में है वही राइट में है, जो H का ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में है वही राइट में है,
और जो ऑक्सीडेशन स्टेट O का लेफ्ट में है वही आपका राइट में भी है। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस हैं वो रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जो जिनॉन के फ्लोराइड्स हैं ये किसी कंपाउंड से रिएक्शन करने पर उसको फ्लोरीन दे सकते हैं, यानी कि अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं ये। जैसे XeF2 जब PF5 के साथ एक्शन करेगा तो एक F नेगेटिव लूज कर देगा एंड फॉर्म XeF पॉजिटिव प्लस PF6 नेगेटिव। इसी तरह से ये XeF4 SbF5 से करेगा तो XeF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। साथ ही साथ ये F नेगेटिव को गेन भी कर सकता है। अगर कोई आयनिक फ्लोराइड है जैसे NaF है, KF है, RbF है, CSF है जो आसानी से F नेगेटिव को रिलीज कर सकता है, तो ये इसको F नेगेटिव आयन भी दे सकता है। तो ये M पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव भी बन सकता है। तो ये जो आपके कंपाउंड्स हैं XeF2, XeF4, XeF6 ये फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और फ्लोराइड आयन को डोनेट भी कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट 2 केमिकल रिएक्शंस विच सपोर्ट्स दैट द कंपाउंड्स ऑफ xenon with fluorine can accept fluoride ion and can donate fluoride ion। तो इन तीनों में से कोई सी भी दो रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन ये वाली तो लिखनी पड़ेगी जिसमें ये फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स। एक क्वेश्चन है उसको हम कर देखिए। स्ट्रक्चर आप देखेंगे स्क्वायर प्लेनर है, XeF4 का, XeF2 का लीनियर है, XeF7 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर पिरामिडल है XeOF4 का और XeO3 का पिरामिडल है। एक न्यूमेरिकल एक NCERT की प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ देखिए। और इसमें जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था एक्स सिग्मा बॉन्ड वाला वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारे पास है 7.38। इसमें आपसे पूछा गया है गिव द फार्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोबल गैस स्पीशीज व्हिच इज आइसोस्ट्रक्चरल विद ICl4 नेगेटिव। हमें नोबल गैस का एक ऐसा कंपाउंड बताना है, ऐसी स्पीशीज बतानी है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा हो जैसा ICl4 नेगेटिव का होता है। तो पहले हम क्या करें, ये पता कर लें कि ICl4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने की ICl4 नेगेटिव स्पीशीज में, जहाँ पर कि V जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम है। जो भी सेंट्रल एटम है उसकी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो जिनकी वैलेंसी 1 है वो कितने नंबर में है जो कि सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये नंबर कितना है, 4 है। चार्ज ऑफ कैटायन पॉजिटिव चार्ज कितना, उसका मैग्नीट्यूड केवल आएगा, प्लस चार्ज ऑफ एनायन यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 है माइनस का। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 V नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, I है, तो I की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम। तो Cl की वैलेंसी 1 है और इसके 4 एटम इस I को सराउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम, माइनस चार्ज ऑफ कैटायन कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है 0, प्लस चार्ज ऑफ एनायन कितना है, 1 नेगेटिव चार्ज है, तो उसका केवल मैग्नीट्यूड आना है, साइन नहीं आना है। अगर 1 नेगेटिव साइन है तो +1 आएगा, प्लस -1 नहीं आएगा। तो ये कितना आ गया आपका 7 4 12 -1 7
7 4 11 और -1 कितना हो गया ये आपका 5 आ गया। तो अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, ये आपको याद रखना है। और सर sp 6 आएगा। 7 और 4 कितने हुए? हाँ 6 आया, वेरी सॉरी 6 आया, वो प्लस का है ना, ये 6 हो गए sp3d2। तो 6 अगर सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा आपका sp3d2। और sp3d2 की वजह से ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, लेकिन आप देखिए आपकी जो स्पीशीज है ICl4 नेगेटिव उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं। I bond Cl, I bond Cl, I bond Cl, I bond Cl. There are total 4 I bond Cl sigma bonds. और ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? वो डिनोट कर रहा है कि स्पीशीज में 2 लोन पेयर्स हैं, और अगर लोन पेयर्स होते हैं तो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रह पाएगी, जो कि sp3d2 की वजह से होनी चाहिए थी। तो sp3d2 की वजह से होती है ऑक्टाहेड्रल, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ऑक्टाहेड्रल नहीं रह पाएगी। और ये बात याद रखेंगे, इफ देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर देन द ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। इस तरह से देखिए, geometry will be square planar। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई, और 2 लोन पेयर भी यहाँ पे रहेंगे। तो एक लोन पेयर ये आ गया और एक लोन पेयर ये आ गया, और इसको पूरे ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम लोग। तो दिस इज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ ICl4 मॉलिक्यूल। और हमसे ये पूछा है कि ऐसी नोबल गैस स्पीशीज बताइए जिसका स्ट्रक्चर ICl4 नेगेटिव की तरह हो। तो आप देखेंगे ICl4 नेगेटिव का जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर है। जब लोन पेयर आ जाते हैं तो हम शेप बोलते हैं, और लोन पेयर अगर नहीं होते तो ज्योमेट्री बोल दिया करते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर क्या कौन सी स्पीशीज है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए नोबल गैस की कौन सी स्पीशीज है जिसका शेप स्क्वायर प्लेनर है, वो हम चेक कर लेते हैं। कौन सी लग रही है आपको? कौन सी है भाई? XCF4। ये रहा XCF4। तो XCF4 का अगर आप शेप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आएगा तो बना के दिखाएंगे, ये नहीं ऐसे लिख देंगे XCF4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद ICl4 नेगेटिव, ऐसे लिख के नहीं छोड़ना है आपको, ज्योमेट्रीज और शेप्स बना के दिखाने होंगे। तो ये XCF4 का जो शेप है कैसा है? स्क्वायर प्लेनर है। तो एक तो बात ये हुई। नेक्स्ट स्पीशीज देख लेते हैं कौन सी पूछी है हमसे इन्होंने। नेक्स्ट स्पीशीज है IBr2 नेगेटिव। IBr2 नेगेटिव, इसमें हम सिग्मा बॉन्ड फाइंड करते हैं पहले। सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 V कितने हैं भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आयोडीन है हमारे पास, 7 आ गए, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम। Br नेगेटिव है, उसकी वैलेंसी 1 ही होती है, 2 एटम से आ गए। चार्ज ऑफ कैटायन 0, चार्ज ऑफ एनायन 1, और ये आपके पास आ गया 7 2 9 और 1 10 5 आ गया। यानी कि 5 की वजह से स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp3d। और ज्योमेट्री होनी चाहिए कैसी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन आप देखिए ये आउट ऑफ 5 सिग्मा बॉन्ड IBr2 में तो 2 ही दिख रहे हैं आपको। I बॉन्ड Br 2 ही तो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी 3 जो ज्यादा आ रहे हैं वो किसकी वजह से होंगे? लोन पेयर्स की वजह से। और ऐसे केस में
जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर्स हो, ऐसे केस में जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाएगी, शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। लोन पेयर की वजह से कोई भी शेप नहीं होता, लोन पेयर की वजह से कोई शेप नहीं होता है। तो ये कैसा शेप आ गया आपके पास, लीनियर आ गया। यानी कि आपको अब ऐसा ढूंढना है, ऐसी नोबल गैस स्पीशीज ढूंढनी है जिसका शेप कैसा हो, लीनियर। तो आप जरा देख के बताइए कि कौन सी स्पीशीज ऐसी है जिसका शेप जो है लीनियर है, बताइए जी। कौन सी स्पीशीज ऐसी है जिसका शेप लीनियर है? XCF2 XCF2 यस, XCF2। XCF2 में 3 लोन पेयर्स हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो ये भी शेप कैसा है आपका, लीनियर है। अब आप सभी बच्चे जरा थर्ड वाला पोर्शन मुझे खुद अप्लाई करके बताएं, जल्दी करें जरा। ये थर्ड पोर्शन है आपके पास, BrO3 नेगेटिव। BrO3 नेगेटिव का सभी बच्चे मुझे करके दिखाइए। BrO3 नेगेटिव करिए। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स निकालिए। देखिए इस प्रॉब्लम में बच्चे गलती क्या करते हैं, सेंट्रल एटम तो ब्रोमीन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। FCl BRI सभी की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा है, डाईवेलेंट है ना कि मोनोवेलेंट। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कि, कोई भी ऐसा मोनोवेलेंट एटम नहीं है जो Br को सराउंड कर रहा हो। तो यहाँ पे कितना आएगा, M0। ये बच्चे गलती कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। यहाँ पर कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है जो Br को सराउंड कर रहा हो। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज है वो मैंने लगा दिया। ये आपके पास कितना आ गया, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड आपके पास आ रहे हैं और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3। ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल, but you can see out of 4 sigma bond there are only 3 sigma bond between Br and O, और 1 जो एक्स्ट्रा आ रहा है that is present due to the presence of 1 lone pair। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर होते हैं तो आपने पढ़ा है अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल, वैसे ही BrO3 का हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, वैलेंसी सेटिस्फाई, जब कंपाउंड में बॉन्ड बनेंगे तो डबल आएंगे। सिग्मा तो यहाँ पे फिलहाल एक ही है, 2 में सिग्मा एक ही होता है, तो इसकी वजह से ये BrO3 नेगेटिव आ गया। और इसका जो शेप है दैट इज पिरामिडल। अब आप जरा देख के बताओ कौन सी नोबल गैस स्पीशीज ऐसी है जिसका शेप पिरामिडल है? XCO3 वेरी गुड, XCO3। XCF3 नहीं बेटा, आप देख लीजिए, देखिए आपके सामने है ये स्क्रीन पर, XCO3 ये पिरामिडल, ठीक है। तो XCO3 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद BrO3 नेगेटिव, ठीक है। XCO4 का कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल है। XCF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अभी एक क्वेश्चन और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, देखिए with what neutral molecule is ClO negative isoelectronic? Is that molecule a Lewis base? आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई न्यूट्रल स्पीशीज बताइए जो ClO नेगेटिव के आइसो स्ट्रक्चर हो। ClO नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने वो देख लेते हैं। 17 तो हो गए Cl के,
एटॉमिक नंबर सील का 17 है, ऑक्सीजन के कितने हो गए 8, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया है, तो 7 और 8 और 1 ये 16 हो गए, और ये 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कोई ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज बतानी है जो उतने इलेक्ट्रॉन रखता हो जितना कि ClO नेगेटिव के पास हो। तो देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, OF2, O में 8 हो गए, F में 9, F में 9, तो कितने हो गए 9 2 जा 18 और 8 26। तो ये भी आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, जितना ClO नेगेटिव में उतने यहाँ पर भी हैं। और भी आप देख सकते हैं ClF 17 + 9 26, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और पूछा है इज दैट मॉलिक्यूलर लुईस बेस, लुईस बेस का मतलब है लोन पेयर होने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ जो Cl बॉन्ड F है, यहाँ तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, और ये जो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन F के और 6 इलेक्ट्रॉन Cl के, ये तो लोन पेयर की फॉर्म में, यहाँ तो बहुत ज्यादा लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। ऐसे ही OF2 में भी आप देखेंगे इस तरह से, O बॉन्ड F, O बॉन्ड F, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 3 लोन पेयर है, यहाँ भी 3 लोन पेयर है, तो ये भी लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो आपका आंसर होगा यस, यस दैट मॉलिक्यूल इज अ लुईस बेस। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएंगे। ये सभी बच्चे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बताएं जरा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7.37 है। Which one of the following does not exist? इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? सभी बच्चे आंसर करें जरा। सर NeF2 सेकंड। NeF2 नहीं करेगा। आपने XeOF4 ही पढ़ लिया, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप है। XeF2 आपने पढ़ लिया, लीनियर शेप इसका है। XeF6 का शेप आपने पढ़ लिया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। या ये कंपाउंड आपने नहीं पढ़ा, नियॉन के कंपाउंड नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि नियॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ आर XeO3 एंड XeOF4 फॉर्म? बहुत आसान है, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर आपको XeO3 बनाना है तो आप XeF6 की रिएक्शन 3 वाटर मॉलिक्यूल से कर दो भाई, और अगर आपको XeF4 बनाना है तो XeF6 की रिएक्शन जरा बताना इशिका, कितने वाटर मॉलिक्यूल से कराएं? सर 1। वेरी गुड, 1, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना उसमें 1 ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, इसको याद करने का तरीका। तो ये कंपाउंड कितना बनेगा जिसमें ऑक्सीजन कितने होंगे? 3। तो 3 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड आपने ज़ीरॉन का XeO3 ही पढ़ा है, और हर रिएक्शन में HF तो बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही अगर आपने 1 वाटर मॉलिक्यूल यूज किया तो 1 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा। तो ऐसा कंपाउंड नोबल गैस का जिसमें केवल 1 ही ऑक्सीजन हो, तो वो कौन है? XeOF4 है, और HF तो बनेगा ही बनेगा। बैलेंस करना चाहें बैलेंस भी हो जाएगी। ये कितने F है हमारे पास? 6 है, तो यहाँ पे 6 HF आ जाएगा। यहाँ पे कितने बचे? 2 H बचे, 2 HF आ जाएगा।